हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं और आप देखते हैं कि ये जो जगह है हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता ही रहता, किसी न किसी मुद्दे को लेकर, किसी न किसी समस्याओं को लेकर के। आज यहाँ पे किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोग हैं जिनका आपको पता होगा कि मैं पिछले दिनों भी इनका एक इंटरव्यू लिया था। हमने इनसे बात करी थी, इनकी समस्याओं पे बात किया गया था और इन लोगों का जो एक ही है कि हमारा फसल जो एमएसपी गारंटी योजना जो सरकार की तरफ इनकी जो एक मांगे हैं जो पूरा किया जाए, जिसके लेकर आपने देखा होगा कि दिल्ली में काफ़ी दिनों तक एक धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट किया गया था। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे हजारों लाखों किसान अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए थे और महीनों तक यहाँ पर वो बैठे रहे। बाद में पता लगा जो कृषि काले कानून है वो केंद्र सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया, लेकिन इनके बाद भी इन लोगों का कुछ जो मांगे हैं, कुछ डिमांड है जो अभी तक इनका पूरा नहीं हुआ, जिसके लिए समय समय पर ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना इन लोगों के साथ ये है कि यहाँ इनको प्रशासन प्रोटेस्ट करने का अनुमति नहीं देते हैं, फिर भी ये लोग किसी न किसी तरह से अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुमित चिकारा है, झज्जर से हूँ मैं, झज्जर हरियाणा से। और अभी भी हम जो टिकरी बॉर्डर पर धरने पर हैं, जैसे आंदोलन में रहे हम 13 महीने, उसके बाद अभी भी हम लोग जो है उसके बाद अभी भी लगातार पिलर नंबर 799 टिकरी बॉर्डर पर अभी भी धरने पर हैं। मैं एमएसपी के लिए धरना अभी भी वहाँ पे आपके टिकरी बॉर्डर पे यानी कि प्रोटेस्ट जारी है लगातार जब से, उसी समय से या उसी समय से कंटिन्यूएशन में? मतलब लोग हट गए लेकिन आप लोगों ने नहीं हटे? नहीं हटे। हमने ये कहा कि जैसे सरकार ने कहा कि एमएसपी कमेटी बनाएंगे, हमने कहा कमेटी नहीं कानून चाहिए। उससे पहले भी हमने जब आंदोलन के दौरान भी कहा था कि जब स्थगित हो रहा था कमेटी नहीं कानून होना चाहिए। फिर इन्होंने कमेटी भी नहीं बनाई। अब जाके कमेटी बना रहे हैं तो उसमें जो है गिने चुने लोग हमारे हैं और उन्होंने मेजोरिटी अपनी ले ली है, 2-4 लोग हमारे लेके और बाकी जो 20-25 लोग अपने भर के। तो उसमें भी हमारी बात, किसान की बात रखे जाने वाली कोई संभावना ही नहीं है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो मिला जुला के ये है कि ये जो है किसान को एमएसपी देने की मंशा नहीं रखते हैं, ये प्रतीत होता है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपको छल रही है, आपको धोखा दे रही है, या क्या लग रहा है आपको? वो किसान को बार बार जुमले दे रही है जो मोदी जी दे रहे हैं, और लोगों को भी दे रहे हैं, सिर्फ किसानों को नहीं दे रहे हैं। और उसके लिए जो है किसान को लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है, किसान को ऊपर से जो है किसान को कोई कमाई नहीं आ रही है। उसमें अभी जीएसटी लगा करके कि सरकार अपना मुनाफा लेने को तैयार बैठी हुई है कि भाई किसान को मिले या ना मिले, हम अपना मुनाफा जरूर ले लें। तो सरकार उसमें से कमाई का साधन ढूंढ रही है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। किसान को कोई लाभकारी मूल्य मिले, C2+50 मिले या दूसरी फसलों पर उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसके लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। सर एक चीज़ बताओ, अभी रिसेंटली भारत में एक जीएसटी, नया जीएसटी लागू किया गया है। जो गरीब लोग आटा खरीदते थे, चावल खरीदते थे, दाल लेते थे, दूध लेते थे, उस पर भी जीएसटी लग गया। एक तो दूध जो कंपनियां हैं आए दिन 2 रुपये करके किलो दर किलो बढ़ाए जा रही है। किसी ज़माने में 11 रुपये किलो का दूध आज 64 रुपये 65 रुपये किलो, उस पर भी एक गरीब आदमी जीएसटी देगा। वो तो जीएसटी देगा ही, लेकिन उसके साथ में ये भी देखने की बात है कि किसान को उसी दूध का मूल्य जो 30 रुपये 32 रुपये मिल रहा है, जो 60-65 जा रहा है, तो किसान को माल उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। जो भैंस गाय रख रहा है उसको जो है उसका मूल्य नहीं मिल रहा है जो ये कंपनियां खरीदती हैं। और आगे एक चीज़ सर, और सरकार को मुनाफा भी चाहिए इसमें से। लेकिन एक चीज़ सर, सरकार जो किसानों से जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो दूध लेती हैं, उस दूध से तो बहुत कुछ बना लेती हैं। दूध भी बना लेता, मक्खन भी दे देते हैं, मतलब एक दूध से कई कमाई वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी किसानों को जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, ये आप भी कह रहे हैं और ये सच्चाई है। और यही आगे जो पूंजीपति लोग हमारे को सभी अनाज को भी हमारे कंट्रोल करना चाह रहे थे, उसका भी यही नतीजा होने वाला था कि जनता को तो महंगा मिलने वाला था लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलने वाला था। ये सब बातें थी। तो इसमें हम लोगों ने, आपने सुना होगा कि पहले, बहुत पहले अभी एक आवाज़ उठ रही कि जैसे कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया जा रहा या गरीब लोगों का कर्जा माफ़ नहीं किया जा रहा, पर ये भी आवाज़ है कि जो अडानी को 70,000 या 7,000 करोड़ रुपए का लोन जो माफ़ कर दिया गया सरकार के द्वारा, बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ़ किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सत्य, इस बात से आप वाकिफ रखते हैं? नहीं, वो तो उनको तो माफ़ी दी जा रही है। सारा कंट्रोल पूंजीपतियों के लिए तो सारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि उनके पास पैसे से वो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। और किसान की फसल को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ये जो नई अग्निपथ योजना आई, उससे जो किसान के बच्चों को भी कंट्रोल करने की कोशिश की कि 6 महीने की ट्रेनिंग करके 4 साल के बाद बच्चों को
रिटायर करके भेज देंगे, उसके बाद में वो पूंजीपतियों के यहाँ पे नौकरी करेंगे। तो ये सब जो हर तरह से जो है ना पूरा पूंजीपति लोगों के लिए सरकार काम कर रही है और किसान के बच्चे तक को जो है वो वहाँ पे रखने का इंतजाम कर रही है। ये एक दुख की बात है। यानी अग्निपथ भी जो आप कह रहे हैं वो भी एक क्या समझ रहे को षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र क्या है? किसान के बच्चे ही, आपको पता है किसान मजदूर के बच्चे ही फौज में जाते हैं। उसमें हम पूछना चाहते हैं कि सरकारी योजना जो थी, सरकारी भर्ती थी जो फौज की, उसमें क्या कमी थी जो उनको मना कर दिया गया? उनको क्यों हटा दिया और क्यों ये 4 साल की? उसके पीछे कारण बताओ। ये पहले भी कहते रहे कि भाई ये काले कानून अच्छे थे, किसानों को समझ में नहीं आए, तो आपने समझाया कब हमें कि भाई ये इसमें ये फायदे होंगे, इस तरह से किसान का मुनाफा बढ़ेगा? नहीं समझाया ना। तो अच्छे थे तो वापिस क्यों हो गए? नहीं, वापस तो कर दिया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अच्छे थे, मैं समझा नहीं पाया। तो मतलब ये है कि वो उन्होंने कभी नहीं समझाया कि ये किस तरह से अच्छे थे, किस तरह से किसान को मुनाफा होने वाला। हमारे पास सारे कारण थे कि किस तरह से किसान को मारने वाले। अगर किसान का माल यहाँ सड़कों पे आ जाएगा तो पुलिस प्रशासन और सभी जो है सारे डिपार्टमेंट्स उससे पैसा लेने लग जाएंगे और उसको माल उठाना ही पड़ेगा, खराब भी होगा, मतलब हताहत होगा। अल्टीमेटली वो पूंजीपति लोगों को माल देना पड़ेगा और वही उसको बेचेंगे। तो ये ऐसा सिस्टम बना के चल रहे थे ये लोग, और अभी सारी उनका जो है ये है निष्कर्ष कि आप जो है C2+50 का या मुनाफे का दाम दो किसान को, ताकि वो किसान अपने माल पे बेच सके। C2+50 क्या है? C2+50 C2 लागत मूल्य है, जिसमें उसकी ज़मीन की लागत भी आती है कि भी वो जैसे किराए पे ले लेता है ज़मीन, जैसे साल का उसको देना पड़ता है, दूसरे किसान को किसी से ले लेता है तो वो लागत भी उसमें लगती है, या उस पर जो भी टोटल खर्चा आता है उसके ऊपर 50% मुनाफा होना चाहिए साल के अंदर, पूरे साल के अंदर 50%। तो वो जाके महीने में कितना आएगा? 2% 3% आएगा। तो इस तरह से उसका भी अपनी जीविका चलाने का होना चाहिए कि किसान के बच्चे भी पढ़ लिख सकें, किसान के बच्चे भी और काम कर सकें। लेकिन वो सब ना करके किसान को बार बार बुलावा दिया जा रहा है, उनको जुमले दिए जा रहे हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं नीम के थाने से आया हूँ। नीम के थाने का राजस्थान से आए हैं? राजस्थान। क्या नाम है? मेरा नाम नंदाराम, पूर्व सरपंच नंदाराम गुजर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भगेगा, जिला सीकर। तो आप क्यों आए हैं यहाँ? हम यहाँ आए हैं कि मोदी जी को ज्ञापन देने के लिए। ये GST का आप लोग बहुत दिनों से ज्ञापन दे रहे हैं, आपके ज्ञापन पे क्या सुनवाई नहीं हो रही? हो रही है। हमने ज्ञापन भी दिया है और पहले भी मैंने मोदी जी को कई बार ज्ञापन दिया। एक तो ये किसानों को जो पैसे देने वाला था, मोदी जी जहाँ जाते वहाँ कहते कि किसान का अनाज का भाव बढ़ा देंगे 2000 तक। जनाब मैंने एक ज्ञापन दिया कि साहब आप भाव बढ़ाओगे तो गरीब पे बोझ पड़ेगा, आप तो सीधे किसान के खाते में पैसे दो। तो उस बात पे मोदी जी ने हमारी बात को मान करके घेर दिया। एक हमने उनको ये राजस्थान को नहरों से जोड़ने के या नदी से जोड़ने के लिए सीकर ज़िले को नहर से जोड़ा जाए, उस पे भी उन्होंने हमारी बात को माना है। और हमें पूरा विश्वास है आज मोदी जी हमें ये ज्ञापन दे रहे हैं, ये किसानों की बात को बिल्कुल मानेगा और किसान उनके आभारी रहेंगे। क्या अब लग रहा है कि मोदी जी है किसान के समर्थन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं और करेंगे। हमें ये पूर्ण विश्वास है मेरे अकबर, बिल्कुल ये हमारा GST कानून जो बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल लागू करेंगे। और इसमें मेरे को ये भी है, कुछ सुना है मैंने कि इसमें एक कमेटी भी गठित की गई है जिसमें तीन काश्तकार शामिल करेंगे और वो उस रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर। अभी तो एक भाई साहब है यहाँ पे जिनसे मेरी बात हुई, क्या नाम था आपका? सुमित चिकारा जी ने कहा कि जो कमेटी इन्होंने गठन किया है, सरकार एक भुलावे और एक धोखा देने के लिहाज से, क्योंकि आपका लोग उसमें कम है, उनके लोग ज़्यादा है। तो इस बातों से कितना सहमत है? हम सहमत हैं। हमारे किसान के लिए उन्होंने तीन आदमियों के लिए कहा है कि 3 आदमी उसमें किसान शामिल करेंगे और इसका निर्णय करेंगे। तो हम उस पर सहमत हैं और हमारे पूरा विश्वास है कि मोदी जी हमारी बात को बिल्कुल मानेंगे। नमस्ते। जय किसान। किसान, मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, आपको याद होगा। वहां पे उस जगह में आपको परमिशन नहीं मिली थी, हम बातें कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस आपको वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने आपका इंटरव्यू लिया और आपने ये भी कहा था कि मेरा खबर नहीं चलेगा। मैं बोला था नहीं, आपका खबर हर हाल में चलेगा। तो हम लोग जो है जनता के लिए, जो आम समस्याओं के लिए हम जनता के साथ है, ना कि सरकार के साथ है। हम जनता की आवाज़ है जो हमारे माध्यम से हम सरकारों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग बहुत दिनों से ये धरना कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी क्या रह गया इसमें? मतलब कितना तक मामला फंसा हुआ और कितना पास हो गया है? ये बड़ा कठिन काम है। नाम भी बताइएगा। मेरा नाम भाई माली राम है, राजस्थान से सीकर ज़िले से हूँ। और MSP गारंटी कानून है
जैसे इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो देश और किसान के लिए सबके लिए एमएसपी गारंटी कानून ज़रूरी है। यदि एमएसपी गारंटी कानून नहीं हुआ तो ये खेत और किसानी ये सारी पूंजीपतियों के कब्जे में चली जाएगी। और मैं उदाहरण स्वरूप बता देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों किसान प्याज का भाव लागत है 10 रुपया। ये बातें आपने पिछली बार भी बताया था। हाँ, और लहसुन की लागत है 10 रुपया। किसान को मिला 3 रुपया 4 रुपया और लहसुन मिला 1.5 रुपया। और अब जब किसान की उपज पूंजीपति के कब्जे में आ चुकी है, अब एक उपभोक्ता को मिले। पूंजीपति किसको मान रहे हैं आप इस देश में? किसके कब्जे में किसान आ गई है? पूंजीपति जो लोग बिना एनर्जी बिना मेहनत का पैसा इकट्ठा। जैसे 1-2 लोगों का नाम पता तो बताइए। नहीं, नाम अडानी अंबानी जो एनर्जी के हिसाब से प्रतिफल ज़्यादा मिलता है। जैसे मैं एनर्जी करता हूँ 5 कैलोरी और मेरे को प्रतिफल मिले 200 कैलोरी का, 1000 कैलोरी का, वो पूंजीपति है। और वो ही पूंजी कैलोरी के हिसाब से ज़्यादा लेके वो पूंजीपति बनता है। वो शोषण की गति को तीव्र करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके बोर्ड पे थोड़ा सा मैं इधर अपना कैमरामैन कहूँगा ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर आपने एक जो बातें लिखी है, चलो दिल्ली सरकार तुरंत प्रभाव से 1947 को आधार वर्ष मानते हुए सभी फसलों, दूध, फल, सब्जी का एमएसपी गारंटी कानून बनाए। तो ये 1947 की बातें ये कहाँ से आई और क्या है ये? पहले सन 1947 में किसान 2 कुंटल 3 कुंटल गेहूँ बेच देता था, 1 तोला सोना खरीदता था। उस वक्त संपन्न था। उसने खेत में हवेलियाँ भी बनाई। उसके बाद में किसान लगातार लागत बढ़ती गई। लागत 100 रुपया बढ़ी, किसान को भाव 10% बढ़े, मतलब 100 की जगह 10 रुपया बढ़ा। इस प्रकार बराबर घाटा किसान के आता गया। और ये घाटे की ये स्थिति है कि आज किसान की पूरी ज़मीन बैंकों के गिरी हुई है। किसी भी किसान की ज़मीन बैंक के उन्मुक्त नहीं है। सारी ज़मीन किसान की कर्जे में है। ज़मीन ऋण, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश के किसान खुशहाल थे, लेकिन दिनों दिन उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। ये सरकारों के नियमों के कारण, सरकारों के जो कानून के कारण, मतलब जो दिनों दिन सरकार जो किसान दबते चले गए, गरीब होते चले गए और खेती पे भी लोग कम ध्यान दे रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि पूरे दुनिया में एक ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा एक समस्या हुआ। और अभी एक रिपोर्ट में आया कि जो देश या जो जगह अगर गर्म हो गया तो सालों साल तक वो गर्म रहेगा, ठंडा नहीं होगा। ऐसी स्थिति आ गई कि लोग वहाँ मरने तक के कगार पे पहुँच गए। जैसे कि लंदन है, लंदन में आपको प्रभाव दिखने को मिल रहा है, अमेरिका में प्रभाव दिखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये सरकार का नियम और नीति का ही कारण भी हो रहा है ना। हाँ, ये इसका मूल कारण है। किसान की जो खेती को घाटे में लाके किसान को मजदूर बनाने की जो रणनीति है और सस्ती ज़मीन लेने के लिए खेती को छुटवाने की जो सरकार की नीति के कारण जो फसल किसान कोऑपरेटिव की कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी हुई को ऑक्सीजन में बदलती थी, वो ऑक्सीजन में नहीं बदलेगी। और यदि एमएसपी गारंटी नहीं मिला और किसान ने खेती छोड़ दी तो प्रदूषण की दर इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने सुना कि सबसे बड़ी कई चीज़ों का नुकसान हो रहा है। एक तो अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आम लोग क्या खाएंगे? जो एक गरीब आदमी कहते थे कि ना कि सब पहले के कहावत है कि गरीब आदमी दाल रोटी से गुजारा कर लिया करता था, लेकिन आज दाल भी उस गरीब के पहुंच से बहुत दूर है, रोटी भी बहुत उस गरीब के उससे पहुंच से बहुत दूर है। कभी कहते थे कि गांव घर में
अगर पैसा नहीं होता तो लोग शकरकंदी खा के गुजारा करते थे, लेकिन आज आलू सस्ता और शकरकंदी महंगा है, तो आज शकरकंदी भी उस गरीब आदमी से के थाली से, उसके खाने से बहुत दूर है। तो ये साथ साथ इनकी जो समस्या है वो सही भी है, इनकी मांग भी है वो सही भी है। और यहाँ पर एक और भी भाई साहब, मैं उनसे मैं बात करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, लेकिन आज के डेट में, आज की तारीख में लग रहा है वो नारा एक झूठा जुमला साबित होके बन रहा है। क्योंकि अब जो कहना इन लोगों का, जो जवान की भी बातें हैं उनकी भी नियम बदल गई। जो अग्निवीर जो इन्होंने नियम लाया, कहना कि इसमें किसान के ही बच्चे, गरीब तबके के लोग जाते आर्मी में, सेनाओं में, वहाँ पर नौकरी करते थे, रिटायरमेंट लेते थे, पर उसको भी घटा करके वो 4 साल या 5 साल का कर दिया गया। तो इनका कहना है कि अब वो रिटायरमेंट होने के बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो शायद अब वो नारा जय जवान और जय किसान का नारा ही रह जाएगा। अब वो नारा बदल चुका है, ना वो जय जवान रहेगा ना जय किसान रहेगा। तो यहाँ पे तो यहाँ कहना है कि जय पूंजीपति हो जाएगा। तो सही भी दिख रहा है कि आम आदमी महंगाई की मार से पीस रहा है, दिनों दिन दबा जा रहा है। आमदनी तो नहीं बढ़ रही है पर खर्चा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक भाई साहब है, कहाँ से आए आप? मैं अलवर से आया हूँ। नाम बताइएगा। मेरा मुसद्दीलाल यादव है, मैं किसान महापंचायत का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से हूँ। जी सर, जो भी बोलिएगा थोड़ा छोटा में बोलिएगा कि और लोगों से भी बातें करनी है। तो आप बताइए कि आप लोगों की डिमांड क्या है और मांगे क्या है। और जो मैंने अभी कहा कि जय जवान जय किसान का नारा क्या आज के डेट में लागू है? देखो, किसान जय जवान जय किसान का ये नारा सदा से लागू हुआ है, क्योंकि किसान आज है सर, आज मैं पूछ आज रहा भी हूँ। लागू है, क्योंकि किसान 3 काम करता है मूल तरह से। किसान अन्न पैदा करता है, देश को पेट पालन करता है। किसान जो है अपने बच्चे पाल करके जवान पैदा करता है, देश की रक्षा करता है। लेकिन आज किसान तो भूखे मर रहे हैं ना। तो सुनो, और तीसरा काम करता है किसान, 80% किसान भारत में है, और किसान जो है अपना वोट का इस्तेमाल करके सरकार बनाता है। इसलिए 3 काम, मूल काम किसान करता है, और उसकी अनदेखी हो रही है। जबकि किसान जिस चाव से और जिस गर्व के साथ जो सरकार बनाती है, चाहे सरकार राज्य सरकार बनाओ चाहे केंद्र सरकार, लेकिन वो आगे चल के किसान की मतलब जो है कोई भी समस्या को हल नहीं करते, और वे पूंजीवादी व्यवस्था के चक्कर में पड़ के सरकारें और उनके मतलब के कानून बनाती, और किसान हित में कोई कानून नहीं बनाते। इसलिए किसान आज दर दर की ठोकर खा रहा है, न उनको सही भाव मिल रहे हैं, और आज उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो। तो आप क्या मान रहे हैं कि जो अभी की जो वर्तमान सरकार है वो बढ़िया था, या इससे पहले की सरकार है वो बढ़िया थी? देखो, जो जिन्होंने किसान का ध्यान दिया और किसान के लिए, मैं तो ये मानता हूँ कि थर्ड फ्रंट की जो भी सरकारें आई, चाहे उनका 2 दिन का ही शासनकाल है, उन्होंने किसान के लिए गया। चाहे देवूलाल, पहले सर छोटू राम जी थे, चरण सिंह जी थे, उसके बाद देवगौड़ा जी आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, चंद्रशेखर जी आए, ये सब जो थर्ड फ्रंट के लोग आए, उन्होंने कुछ काम किसान और मजदूर के लिए किया है। लेकिन ये जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारें जो है किसान की एक तरह से जो एक वादा खिलाफी किया है। इन्होंने घोषणा पत्र में जो वादे किए उनको कभी निभाया नहीं, न पूरा किया है। आपको लगता है कि जो चुनावी घोषणा पत्र कभी पूरे भी होते हैं वो सिर्फ एक जुमला ही नहीं रहता? हाँ, ऐसा है कि कुछ जो है इनको ये लगता है कि भाई इससे हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उनका तो ये हल कर देते हैं। और जब देख लेते हैं कि भाई किसान बटा हुआ है, जातिवाद में बटा हुआ है, पार्टियों में बटा हुआ है, किसान संगठित नहीं हो सकता, तो उसकी कमजोरी मान करके ये लोग किसान की बात को मतलब लागू नहीं करते जल्दी सी। किसान बेचारा जो है कभी जब सोया हुआ होता है उसके बाद ही जगता है, तो पूर्ण रूप से एक विकराल रूप धारण करता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि लास्ट में सरकार को उसकी आवाज़ को मानना पड़ता है। जिस तरह से अब ये जो कानून, 3 काले कानून आए इस पर, और पूरे देश के जो भी जितने संगठन है संयुक्त मोर्चा के नाम से जो लड़ाई लड़ी और उसमें किसानों की जीत हुई, मोदी जी को वो अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो चलिए, इनकी आपने जो बातें सुना, मैं तो यही कहूँगा कि पता नहीं कब इनकी बातों को सरकार मानेंगे, कब इनकी बातों को, मांगों को सरकार पूरा करेंगे। लेकिन इनका एक ही चीज़ यही कहना है इन लोगों का कि जो 1947 में यानी जो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय किसान खुशहाल थे, पर आज के किसान
खुशहाल नहीं है कि जो ये हमारे देश के जो अन्नदाता है, इस अन्नदाते का जो है नज़रअंदाजी ना करे, इनकी भी मांगों को देखा जाए, इनकी मांगों को पूरा किया जाए, जो समस्या है उस समस्याओं को पूरा किया जाए। तो इसी के साथ मैं आज का मैं कार्यक्रम यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।